नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की सभी अहम खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेरिस ओलंपिक में खुला भारत का खाता। 12 साल बाद 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर मनु भाकर ने रचा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर की बातचीत। भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बनने पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने बढ़ाया हौसला। देश भर में जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 112वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को किया संबोधित। स्वतंत्रता दिवस पर सेल्फी अपलोड करने का किया आह्वान। देश के हथकरघा कारोबार में महिलाओं के योगदान की जमकर प्रशंसा की। ओलंपिक खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए भी देशवासियों से अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2 दिवसीय बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक संपन्न। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम करने पर रहा फोकस। भारत को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए राज्यों के योगदान पर भी विस्तार से हुई चर्चा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में 3 विद्यार्थियों के मौत से हड़कंप। कोचिंग सेंटर के मालिक और संयोजक गिरफ्तार। आक्रोशित छात्रों का दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक रिपोर्ट की तलब। बेसमेंट में चल रहे 3 कोचिंग सेंटर सील। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर। कहा, दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार की बलि चढ़े निर्दोष छात्र। कुप्रबंधन और अव्यवस्था के दोषी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की मांग। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर। टोक्यो में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई व्यापक चर्चा। सोमवार को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को लेकर भविष्य सहयोग पर होगी चर्चा। और बुलेटिन में सबसे पहले बात पेरिस ओलंपिक में भारत की बड़ी उपलब्धि की। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिला दिया है। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई है। इसी के साथ ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में भारत के लिए पदक आया है। मनु ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। भारत की युवा निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में देश के लिए पदक का खाता खोल दिया है। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। मनु ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। 3 साल पहले टोक्यो ओलंपिक में मनु की पिस्टल खराब हो गई थी और आंखों में आंसू लिए मनु प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। टोक्यो ओलंपिक की निराशा के बाद मनु ने पेरिस में दमदार वापसी की और भारत के लिए पदक जीतकर इतिहास रचा। मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद निशानेबाजी में पदक दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां ओलंपिक पदक है। मनु भाकर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में लिखा कि 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का पदक खाता खोलने के लिए मनु भाकर को हार्दिक बधाई। वे निशानेबाजी प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। उनकी ये उपलब्धि कई खिलाड़ियों, खासकर महिलाओं को प्रेरित करेगी। मैं कामना करती हूँ कि वे भविष्य में नित नई ऊंचाइयां छूती रहें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पोस्ट में लिखा, मनु भाकर को पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। उन्होंने पेरिस में न सिर्फ भारत का खाता खोला बल्कि निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। मनु भाकर की उपलब्धि देश की अनगिनत लड़कियों को प्रेरणा देगी जो ओलंपिक में पोडियम पर भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं। पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात भी की। केंद्रीय खेल मंत्री ने भी मनु को बधाई देते हुए लिखा, एक गौरवपूर्ण क्षण। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में
कांस्य पदक के साथ मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता। बधाई हो मनु, आपने अपना कौशल और समर्पण दिखाया। आप भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनने पर मनु भाकर को बधाई दी है। मॉन्यूमेंटल डे, मनु ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया एंड दिस इज द फर्स्ट एवर फीमेल मेडल फॉर शूटिंग एवर इन आवर हिस्ट्री, सो इट्स अ ग्रेट डे। मनु की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही है। इन सो मेनी इयर्स शी हैज बीन डूइंग वेरी वेल, बट टुडे इट हैज कल्मिनेटेड इन एन ओलंपिक मेडल एंड शी स्टिल हैज अ कपल ऑफ इवेंट्स टू गो, सो it's yet not over, and I'm hoping that this will inspire the rest of the golden generation for sport, I would say. मनु भाकर के पास पेरिस ओलंपिक में और भी पदक जीतने के अवसर हैं। उन्हें 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित वर्ग और महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भी हिस्सा लेना है। ऐसे में खेल प्रेमियों को उनसे और भी पदक की उम्मीद है। पेरिस से मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर मनु भाकर को बधाई दी। नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आपको स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये बिगिनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सर वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, चलिए, तो घर पे बात हुई है रामकृष्ण जी से? अभी तो नहीं हुई सर, शाम को घर जाके करूँगी, जब रूम पे जाएंगे तब बात होगी घर पे। हाँ जी, हमारे पापा को बहुत खुशी होगी क्योंकि उन्होंने तुम्हें बहुत प्रोत्साहित किया है। बिल्कुल, माँ भी और पिताजी भी और भाई भी। जी, चलिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। जी, भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ओलंपिक में मिली सफलता से काफ़ी खुश है, लेकिन उनका कहना है कि उनका सपना देश के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक लाना है और वे इसकी कोशिश जारी रखेंगे। मनु, हिस्टोरिक मोमेंट तो है, आपके जीवन का सबसे बेहतरीन लम्हा कहेंगे इसे? कह सकते हैं, क्योंकि ये मेरा काफ़ी सालों से मेरा सपना रहा है कि मैं ओलंपिक में जाऊं और इंडिया के लिए एक मेडल ज़रूर लेकर आऊं। हालांकि वो सपना गोल्ड का रहा है, तो वो सपना अभी भी बरकरार है, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतना मुझे आभार है कि मैं ये मेडल जीत सकी हम सब के लिए, और ये अब घर आ रहा है। मनु, एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगी। आपने बात की है कैसे मेडिटेशन ने आपको हेल्प की है, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेडिटेशन कोच, भगवद गीता के ज़रिए जो आपने मदद ली है। जी, मेरे एक मेडिटेशन गुरु हैं, जो मैं सोने से पहले उनके साथ थोड़ा सा मेडिटेशन करके ही मैं सो जाती हूँ।
सो इट हैज़ हेल्प मी, मेरा स्लीप क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। और कहते हैं कि जब आपकी नींद अच्छी हो तो आपका फोकस अपने आप अच्छा हो जाता है। तो उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और दूसरी चीज़, वो मुझे हमेशा रोज़ 2 गीता के श्लोक बताते हैं और उनका मतलब अच्छे से बताते हैं। तो आई थिंक गीता, मुझे काफ़ी आश्चर्य होता है कि इतना पुराना ग्रंथ होने के बावजूद भी हम आज की लाइफ में अगर ध्यान से देखें तो बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी देता है। सो आई थिंक वो मुझे थोड़ा स्पिरिचुअल तरफ भी लेके गया है। और मैं अब मानती हूँ कि कोई एनर्जी है, कोई भगवान है जो हु इज़ लुकिंग आउट फॉर मी, जो मेरे लिए देख रहा है, सब कुछ रास्ते ईज़ी कर रहा है और मेरे कर्म का फल मुझे डेफ़िनेटली देगा। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर के कोच जसपाल राणा ने माना कि मनु के लिए पदक की राह आसान नहीं थी, लेकिन बेहतर तरीके से दबाव से निकलने की कला ने न केवल मनु का हौसला बढ़ाया बल्कि पूरे भारतीय दल को आगे अच्छा करने की ऊर्जा भी दी। जसपाल राणा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। शूटिंग से मनु भाकर ने भारत को पहला पदक दिलाया और उनके कोच जो यहाँ पर हैं जसपाल राणा, इनका भी एक अपना लेगेसी है, बहुत रिनोन शूटर है। जैसा हमने अपने जर्नलिज्म में इनको शुरू से ही देखा और आज इन्होंने इतना लंबा सफ़र तय किया और मनु ने इनको एक बड़ा गिफ्ट दिया। कितनी खुशी की बात है, मैं देख रहा था वीडियोस चल रहे थे, आपके वीडियोस उसमें आ रहे थे, काफ़ी इमोशनल हो रहे थे आप हर एक शॉट को देख करके। जो लास्ट शॉट मारा तो एक आपने अच्छा उस पर रिएक्शन दिया। तो मैंने रिएक्शन अपना आप आ जाता है बिकॉज जब आपको पता है कि श्योर शॉट मेडल आ गया और हिस्ट्री बन गई है तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन तो नेचुरली होता है। उसमें आप उस टाइम पे क्या करते हैं वो यू डोंट इवन प्लान इट। किस तरह से पूरा का पूरा इस सफ़र को देखते हैं? क्वालिफिकेशन में जितना अच्छा किया मनु ने, उसके बाद आज आकर के फाइनल में जिस तरह से उस लीड को छोड़ा नहीं, 1-2-3 पे अपने आप को पोजीशन रखा, तो क्या स्किल्ड स्पेशल आपने देखा उसमें जो रेंज के अंदर चल रहा था? इट वॉज नॉट ईजी। अगर आपने देखा होगा कि बहुत ही माइनर पॉइंट से अप डाउन चल रहा था, बट कोरियन जो थे वो शुरू से ही आगे चल रहे थे एंड शी ऑल्सो डिड नॉट लीव दोज स्पॉट एंड दैट वाज वेरी पॉजिटिव फॉर अस बिकॉज लास्ट में जो प्रेशर लेवल होता है वो ऑलमोस्ट डिफरेंट लेवल का होता है। बट आई वाज कंफर्टेबल जब वो 2 पॉइंट सम तक का लीड आ गया था फोर्थ वाले से। बट इफ़ यू सी दैट फाइनल में लोग 8 पॉइंट समथिंग में मार देते हैं और अब कब वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो बट लास्ट शॉट जब उसने फायर किया तो इट वाज क्लियर दैट शी गॉट, यस ही लॉस्ट बाय 0.1 सिल्वर मेडल बट देयर वाज कंफर्म ब्रॉन्ज मेडल, सो आई एम हैप्पी विद दैट। एक और चीज़, जिस तरह से जसपाल जी शूटिंग को आप बड़े क्लोज से देखते हैं, आप खुद रिनोन शूटर है, क्या टेम्परामेंट एक शूटर के लिए चाहिए होता है जो आप एड्रेस करना चाहते हैं, तमाम शूटर्स को बताना चाहते हैं? क्या मंत्रा है सक्सेस का जो वो लोग अडॉप्ट करें, क्योंकि अभी बड़ा लंबा सफ़र है, सबसे बड़ा कंटिजेंट है हमारे पास? मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस बारे में क्योंकि हर एक प्लेयर का अपना एक स्टाइल होता है, हर एक कोच के साथ वो काम करके यहाँ तक पहुँचता है। तो मैं कोचेस के लिए बोलूँगा कि डोंट ट्राई टू टीच देम व्हाट यू नो। हम लोगों को वो सीखना पड़ेगा कि वो लोग क्या और कैसे करते हैं, उसमें अपनी एक्सपर्टी डालनी है, ये नहीं कि हम उनको अपने हिसाब से कराना स्टार्ट कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जसपाल राणा जो बता रहे थे कि मनु ने जिस तरह से आज मुकाम हासिल किया है, आने वाले दिनों में और मेडल्स देखने को मिलेंगे, कई और शूटर भी यहाँ से चमक बिखेरेंगे। कैमरा संदिल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पैरिस। भारत की महिला निशानेबाज मनु भाकर के पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने पर जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने सैंड आर्ट के जरिए मनु भाकर को बधाई दी है। उन्होंने उड़ीसा के पुरी में नीलाद्री बीच पर मनु भाकर की प्रतिकृति के साथ 10 फीट की राइफल और ओलंपिक पदक और तिरंगा बनाया है। जय हो मनु जी। जो शुरुआत हुआ है मेडल से, मनु जी ने आज शुरुआत किया है, भारत का पहला मेडल पेरिस ओलंपिक में जीते हैं और आज एन आर्टिस्ट हम यहाँ पर हमारा कला के थ्रू उनको अभिनंदन देने के लिए सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं जो 10 फीट लॉन्ग का एक राइफल्स क्रिएट किए हैं, उसके साथ उनका स्कल्पचर्स भी क्रिएट किए हैं और मेडल्स भी क्रिएट किए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की 112वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर अपने विचार साझा किए तो कई सामाजिक मुद्दों पर जनता को आगे आकर जुड़ने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से अपनी सेल्फी अपलोड करने की भी अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों से हर घर तिरंगा.com पर सेल्फी अपलोड करने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त से पहले सुझाव भेजने का आग्रह किया। 15 अगस्त आते आते घर में, दफ्तर में, कार में तिरंगा लगाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं। कुछ लोग तो तिरंगा अपने दोस्तों पड़ोसियों को बांटते भी है। तिरंगे को लेकर ये उल्लास, ये उमंग हमें एक दूसरे से जोड़ती है। साथियों, पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट परी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम है। अपनी संस्कृति पर गौरव करते हुए ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। भारत में भी इस तरह के बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास है प्रोजेक्ट परी। अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्ग की कल्पना से नहीं जुड़ी, बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। ड्रग्स की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। पीएम मोदी ने देश को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों, परिवारों और संस्थाओं से मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करने का आग्रह किया। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए समाज में बदलाव लाने के लिए युवाओं से आह्वान करने के साथ साथ सामाजिक मुद्दों को उजागर किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मन की बात कार्यक्रम के 112वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए देशवासियों से अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड 2024 में 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीतकर असाधारण प्रदर्शन करने वाले युवाओं की भी सराहना की। पेरिस ओलंपिक का शानदार आगाज हो चुका है। पूरा देश दुनिया के पटल पर तिरंगे का परचम लहराने के लिए अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, साथ ही देशवासियों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए।
cheer for Bharat. प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का जिक्र किया। उन्होंने इस ओलंपियाड में भारत के छात्रों के शानदार प्रदर्शन पर एक बार फिर बधाई दी। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। मन की बात कार्यक्रम में मैथ्स ओलंपियाड के युवा विजेता शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान विजेता छात्रों से बातचीत करके उनके अनुभवों को जाना। साथियों, मन की बात के जरिए देशवासी आप सभी के एक्सपीरियंसेस जानने को बहुत उत्सुक है। ओलंपियाड के दौरान आपने जो अनुभव किया उसे हम सभी के साथ शेयर कीजिए। मुझे मैथ्स में छोटे से इंटरेस्ट था। मुझे 6th स्टैंडर्ड में प्रकाश सर के टीचर ने सिखाया था और उन्होंने मेरे मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ाया था। मुझे कुछ सीखना मिला और मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिला था। मैथ्स ओलंपियाड में भारत के प्रतिभाशाली छात्रों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन किया है। गांधीनगर और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले विजेता छात्रों ने प्रधानमंत्री से अपने विचारों को साझा किया। मैं भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि जब एक परिवार में कोई सदस्य एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है तो केवल उस सदस्य का संघर्ष नहीं होता, पूरे परिवार का संघर्ष होता है। कैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना समय होता है, तो हमें घर पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमें प्रॉब्लम्स के साथ घंटों लगाने पड़ते हैं। कभी कभार तो एक प्रॉब्लम के साथ 1 दिन या यहाँ तक कि 3 दिन भी लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन प्रॉब्लम्स ढूंढनी होती हैं। हम पिछले साल की प्रॉब्लम ट्राई करते हैं और ऐसे जैसे हम धीरे धीरे मेहनत करते जाते हैं उससे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो ना कि हमें मैथमेटिक्स में बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में मदद करती है। अच्छा, मुझे कनव बता सकते हैं कि कोई विशेष अनुभव हो इस सारी तैयारी में? ये ओलंपियाड HPCSE कंडक्ट कराता है और ये एक 5 स्टेज प्रोसेस होता है। पिछले साल मेरा टीम में नहीं हुआ था और मैं काफ़ी करीब था और ना होने पर बहुत दुखी था। तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि या हम जीतते हैं या हम सीखते हैं और सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। सफ़र मायने रखता है, सफलता नहीं। और हमें सक्सेस मिलते रहेगा अगर हम अपने सब्जेक्ट से प्यार करें और जर्नी को एंजॉय करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उन छात्रों को भी संदेश देने की कोशिश की जिन्हें मैथ्स का नाम सुनते ही डर लगने लगता है। साथ ही विजेता छात्रों के माध्यम से उन्होंने जाना कि मैथ से दोस्ती कैसे की जाए। देखिए, मैं परीक्षा पे चर्चा तो करता ही रहता हूँ और परीक्षा पे चर्चा के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी मैं स्टूडेंट से संवाद करता रहता हूँ। बहुत से छात्रों को मैथ से इतना डर लगता है, नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। आप बताइए। मैथ्स सब सोचते हैं एक बहुत लॉजिकल सा सब्जेक्ट है, पर इसके अलावा मैथ्स में बहुत क्रिएटिविटी भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी से ही हम आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस सोच पाते हैं जो ओलंपियाड्स में बहुत यूजफुल होता है। और इसलिए मैथ ओलंपियाड्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रेलेवेंस है मैथ्स के इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। मैथ्स के इस खेल के लिए काफी फोकस एक्टिविटी करनी पड़ती है। प्रतियोगियों के साथ परिवार को भी मेहनत करनी पड़ती है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से युवा छात्रों को मैथ्स को एंजॉय करने का संदेश देने के साथ ही विजेताओं से प्रेरणा लेने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 2 दिन तक चली भाजपा के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक समाप्त हो गई है।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में केंद्र की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। बैठक में भाजपा के 13 मुख्यमंत्री, 15 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक 2 दिनों तक चली। बैठक में सुशासन से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पीएम मोदी का समापन संबोधन हुआ। बैठक के दौरान केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों पर बल देते हुए हम कैसे अधिक गति से काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी सभी से आह्वान किया, आग्रह किया। बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से काम करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में राज्यों के योगदान पर भी चर्चा हुई। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में चलाई जा रही विशेष योजनाओं पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रस्तुतिकरण रखा। बैठक में विरासत के साथ विकास को आगे बढ़ाने पर भी जोर देने पर चर्चा हुई। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनानी है तो उसमें राज्यों का योगदान क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ राज्यों ने अपने द्वारा किए गए योजनाबद्ध प्रयासों का विवरण भी बैठक के सम्मुख रखा। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका के बारे में भी चर्चा हुई। इस चर्चा के लिए देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण भी किया। समय समय पर इस तरह से बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की बैठक होती रही है। वर्ष 2024 में ये बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की पहली बैठक थी, जिसमें 13 सीएम और 15 डिप्टी सीएम शामिल हुए। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। जापान में 29 जुलाई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर टोक्यो में हैं। क्वाड की बैठक से पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस साल क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होना है, लिहाजा इस लिहाज से विदेश मंत्रियों की ये बैठक काफी अहम है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो पहुंचने पर जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 जुलाई को क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पिछले साल सितंबर में न्यूयॉर्क में हुई बैठक की चर्चाओं को आगे बढ़ाएंगे। सदस्य देशों के विदेश मंत्री क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। इस दौरान खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण को लेकर भविष्य के सहयोग पर भी चर्चा की उम्मीद है। बैठक में क्वाड पहल और कार्य समूह की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। क्वाड की बैठक से पहले रविवार को टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उपायों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज टोक्यो में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा द्विपक्षीय एजेंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। सोमवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए उत्सुक हूँ। टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एडोगावा में फ्रीडम प्लाजा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में संघर्ष, तनाव, ध्रुवीकरण और रक्तपात के इस समय में महात्मा गांधी का ये संदेश बहुत महत्वपूर्ण है कि समाधान युद्ध से नहीं होता और कोई भी युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बापू का शांति और अहिंसा का संदेश और उनके सिद्धांत आज और भी अधिक प्रासंगिक हैं, जब दुनिया में इतना संघर्ष, तनाव और ध्रुवीकरण देखा जा रहा है। At a time when we are seeing so much conflict in the world, so much tension, so much polarization, so much bloodshed, it's very important
that Gandhiji's message was that solutions do not come from a battlefield, that no era should be an era of war. And that message applies today as much as it did 80 years ago. क्वाड 4 देशों का एक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड का उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना और उसका समर्थन करना है। इसका गठन 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ मिलकर किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में शनिवार देर शाम राजेंद्र नगर में कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई। कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस अफसोसनाक हादसे के बाद दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों सवालों के घेरे में है, लेकिन 3 होनहार विद्यार्थियों की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट की इमारत में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत से हड़कंप मच गया। शनिवार शाम इस कोचिंग की इमारत में अचानक बाढ़ की तरह पानी भर गया। उस वक्त कोचिंग की बेसमेंट की लाइब्रेरी में कुछ छात्र मौजूद थे। दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मौके से फंसे हुए छात्रों और अन्य लोगों को निकालना शुरू किया। हालांकि मामले में 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध रूप से बनाई गई थी। जारी अनुमति दस्तावेज में बेसमेंट में केवल स्टोरेज बनाने की अनुमति थी, जो हादसे के 18 दिन पहले ही दी गई थी। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखते हुए संचालक अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था। वहीं मामले में दिल्ली पुलिस की एफआईआर से कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। एफआईआर से खुलासा हुआ है कि कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता पुलिस को कागज भी नहीं दिखा पाए। एफआईआर में ये भी सामने आया कि बेसमेंट में वाटर ड्रेनेज की भी व्यवस्था नहीं थी। पुलिस की एफआईआर में हादसे के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट, ड्रेनेज सिस्टम के लोगों को जिम्मेदार बताया गया है। एफआईआर के मुताबिक बारिश का पानी सड़क पर 3 फीट तक भर गया था। घटना के बाद से लापरवाही के आरोपों के बीच दिल्ली सरकार और प्रशासन के खिलाफ छात्र आक्रोशित हैं। दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज कर मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिल्डिंग के मालिक और कोऑर्डिनेटर शामिल हैं। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जब से इंसिडेंट हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली इन सर्च एंड रेस्क्यू। उसके बाद इसका एक लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना, लोगों को गिरफ्तार करना, हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भावनाओं को मैं और मेरी पूरी फोर्स बहुत अच्छे समझती है। दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव के कारण जान गंवाने वाली 3 छात्राओं की पहचान श्रिया यादव, तानिया सोनी और नेविन डाल्विन के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रिया यादव यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी, जबकि तानिया सोनी तेलंगाना और नेविन डाल्विन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे। मृतक छात्रा श्रिया यादव के भाई ने घटना को लापरवाही बताया है। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर में इससे पहले भी जलभराव की घटना हो चुकी थी, बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कोचिंग सेंटर हादसे पर दुख जताया है। दिल्ली के एलजी ने कहा कि ये घटनाएं स्पष्ट रूप से संबंधित एजेंसियों और विभागों द्वारा बुनियादी रखरखाव और प्रशासन की विफलता की ओर इशारा करती हैं। एलजी ने कहा कि शहर में जल निकासी, संबंधित बुनियादी ढांचा और इनकी देखभाल की व्यवस्था स्पष्ट रूप से ध्वस्त हो चुकी है। एलजी ने कहा कि अपने घरों से दूर भारी फीस और किराया चुकाने वाले छात्रों की बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित न करने वाले कोचिंग संस्थानों और मकान मालिकों की भूमिका पर गौर करने की जरूरत है। जो कुछ हो रहा है वो
अक्षम्य है और ऐसे मुद्दों को अब और अधिक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एलजी ने बताया कि उन्होंने संभागीय आयुक्त से मंगलवार तक दुखद घटना के हर पहलू का जायजा लेते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। एलजी ने कहा कि जो लोग भी कसूरवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र नगर में हुए हादसे से ये साफ है कि कैसे दिल्ली में नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कोचिंग सेंटर माफिया छात्रों के जीवन के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार और प्रशासन के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य, पराक्रम सिंह शेखावत, अजीत द्विवेदी और सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हादसे में 3 विद्यार्थियों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत करते हुए एमसीडी के अतिरिक्त आयुक्त तारिक थॉमस ने कहा कि दिल्ली नगर निगम ने पूरे मामले की जांच की है। जांच फिलहाल जारी है ताकि बेसमेंट में हुए जलभराव के कारणों का पता लगाया जा सके। नगर निगम ने रविवार को बेसमेंट में चल रहे 8 कोचिंग संस्थानों की पहचान की है। इनमें से 3 को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हमने 8 ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 3 सील हो चुकी है। कंपनसेशन की जो बात है, सरकार इसको एलजी साहब के यहाँ पुटिंग है। कंपनसेशन डेफिनेटली गवर्नमेंट ऐसी इंसिडेंट होती है तो कंपनसेशन देगी। 10 लाख इमीडिएटली अप्रूव्ड है। इनहेंस अमाउंट के लिए आगे जाएगा। बेसमेंट पे जो परमिशन है वो खाली स्टोरेज के लिए है। हम लोग एक्शन ले रहे हैं, सर्वे किया और एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर हो चुकी है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। भाजपा जहां इस पूरी घटना के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और एमसीडी के मेयर को दोषी ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बदहाल दिल्ली की व्यवस्था के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों जगह आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन जांच की बात करके आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर गोलमोल जवाब दे रही है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे के बाद जहां छात्रों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं इस दर्दनाक हादसे से सदमे में आई दिल्ली की सियासत भी गर्मा गई। कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने इसे हादसा नहीं, हत्या करार देते हुए आपराधिक लापरवाही बताया और दोषी अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग की। भाजपा का कहना है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं बार बार हो रही हैं। दिल्ली सरकार आपकी, दिल्ली जल बोर्ड आपका, दिल्ली की मेयर आपकी, दिल्ली की एमसीडी आपकी, और उसके बाद भी आप एक्सक्यूजेस देते हैं। उठाइए हमारी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले 2 महीने की, लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। वहां के एमएलए दुर्गेश पाठक, वहां के एमसीडी के लोग, वहां पे मेयर आतिशी जो मंत्री है और अरविंद केजरीवाल, इनकी जिम्मेदारी तो आज स्पष्ट है और इनको न केवल इस्तीफा देना चाहिए पर इनके ऊपर स्क्रूटनी और इनके ऊपर इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हादसे के पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। उन्होंने भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र बड़ी मुश्किलों से, बड़े सपनों के साथ देश भर से दिल्ली आते हैं और दुर्भाग्य से इस तरह मर जाते हैं। उनका ध्यान सभी को होना चाहिए। मैं ये मानती हूँ, इट इज नॉट अ डिजास्टर, इट इज नॉट क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आई थिंक दैट इट इज मर्डर एंड आई थिंक इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपर्ली। वहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर 7 चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को भी इस मामले में आखिरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं
राहुल ने जहां इस हादसे पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम को दोषी ठहराया, तो वहीं प्रियंका गांधी ने इसे आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कह रहे हैं कि एक दूसरे पर सवाल उठाना और आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसमें आम आदमी की परेशानी हो रही है। जबकि दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि ये सालों साल की अनदेखी का नतीजा है। ये जो एक पैनिक क्रिएट होता है जब कोई इंसिडेंट होता है, तब उसके ऊपर चंद दिन की रिएक्शन, मैं समझता हूँ ये जो पॉलिटिसाइजेशन ही इसको मैं कहना चाहूँगा। नहीं तो सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे उसमें एमसीडी इन्वॉल्व है, चाहे उसमें दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हों, एजुकेशन मिनिस्टर हों, क्योंकि ये भी घटना जो घटी है वो सीवेज के फटने से वो एकदम से पानी घुसा। क्या हमारा नैतिक दायित्व कुछ नहीं है? ये एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपण करना, ये बड़ा आसान होता है। पिछले 10 साल से हम यही देख रहे हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? पिस रहा है आम आदमी। देश की राजधानी में इस तरह की असंवेदनशील सरकार बहुत गलत है, एमसीडी हो या सरकार हो। दरअसल कांग्रेस नेताओं की ये प्रतिक्रियाएं तब सामने आईं जब हादसे को लेकर कांग्रेस नेताओं की खामोशी पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सवाल खड़े किए। उसके बाद कांग्रेस नेताओं के बयान तो आए, लेकिन इसमें भी कांग्रेस सीधे आम आदमी पार्टी पर हमला करने से बचती ही नजर आ रही है। राहुल गांधी के एक्स पोस्ट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने लिखा कि आप में गलती करने वालों को जिम्मेदार ठहराने का भी साहस नहीं है। अग्निशमन विभाग, एमसीडी, जल विभाग, पीडब्ल्यूडी सब कुछ आपके अधीन है। भंडारण के लिए एनओसी या फिर चल रही थी लाइब्रेरी कैसे? जल जमाव क्यों? विधायक को बताने के बावजूद नालों की सिल्टिंग क्यों नहीं की गई? शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं? पिछले कुछ दिनों में लगभग 8 लोगों की जान चली गई। आज आपने बिना नाम लिए आपको शर्मिंदा किए यह दिखावटी दयनीय पोस्ट किया। दरअसल जिस जगह यह घटना हुई उस क्षेत्र के आप विधायक दुर्गेश पाठक इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ड्रेनेज सिस्टम और साफ सफाई एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय राजेंद्र नगर से सटे पूर्वी पटेल नगर से ही आपकी पार्षद हैं। इस बीच एबीपी के कार्यकर्ताओं ने भी एमसीडी मेयर शैली ओबरॉय के घर के बाहर प्रदर्शन किया और बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे कोचिंग संस्थानों को बंद करने की मांग की। दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, निशांत राय, सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोचिंग सेंटर हादसे में जान गंवाने वाले तीनों विद्यार्थियों की याद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कैंडल मार्च निकाला और हादसे में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं को श्रद्धांजलि दी और न्याय की मांग की। एबीवीपी ने कोचिंग संस्थानों के संचालन में बरती जा रही लापरवाही का विरोध करते हुए सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही कोचिंग चलाए जाने की मांग उठाई। एबीवीपी ने यह भी कहा कि अगर मुखर्जी नगर की घटना से दिल्ली सरकार और एमसीडी ने सबक ले लिया होता तो राजेंद्र नगर की घटना से बचा जा सकता था। दिल्ली कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में जलभराव से हुई 3 स्टूडेंट्स की मौत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हिंदू राष्ट्रीय प्रवासी मंच की ओर से दाखिल इस याचिका में एमसीडी, कोचिंग संस्थान और दिल्ली सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने और कोचिंग सेंटर जैसी संस्थाओं में सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए एमसीडी और दिल्ली सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में इस हादसे में जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के घर वालों को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 विद्यार्थियों की मौत के बाद दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स के बदहाल व्यवस्था की पोल खुल गई है। बीते कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ की घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी कोचिंग माफिया की व्यवस्था पर इतनी मजबूत पकड़ है कि गैर कानूनी तरीके से काम लगातार जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि बेसमेंट में किसी प्रकार की कोचिंग या दफ्तर नहीं चलाया जा सकता, लेकिन दिल्ली सरकार की नाक के नीचे ऐसे अवैधानिक काम धड़ल्ले से चल रहे हैं। आंखों में आसमान से ऊंचे सपने लिए देश के कोने कोने से हजारों छात्र हर साल दिल्ली का रुख करते हैं कि कोचिंग में पढ़ाई करके आईएएस बनेंगे,
लेकिन दिल्ली की कोचिंग व्यवस्था की बदहाली छात्रों की जिंदगी से कैसे खिलवाड़ करती है, ये एक बार फिर से दिल्ली के राजेंद्र नगर की घटना से सामने आया है। दिल्ली के राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर जैसे इलाके प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए पसंदीदा जगह हैं। ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स भी इन्हीं इलाकों में हैं, तो ये इलाके कमोबेश दिल्ली के अन्य इलाकों के मुकाबले सस्ते हैं। यही कारण है कि कुछ दशकों में इन इलाकों में नियमों की धज्जियां उड़ाकर न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, बल्कि नियमों की अनदेखी करके छात्रों के रहने के लिए पीजी संचालित हो रहे हैं। राजेंद्र नगर की घटना के बाद कोचिंग माफिया से लेकर छात्रों के लिए बदहाल जिंदगी की ये बहस एक बार फिर से तेज हो गई है। डीडी न्यूज के संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर छात्रों की दिक्कतों की जमीनी सच्चाई जानने की कोशिश की। ये हर साल प्रॉब्लम आती है और आती रहती है, मुझे नहीं लगता और कितने टाइम तक आएगी ये प्रॉब्लम। पेरेंट्स अपने बच्चों को मरने के लिए नहीं भेजते यहाँ पर। माँ बाप के पास सिर्फ अपने बच्चे ही पूंजी होते हैं और अगर वो ही अचानक से चले जाएं तो कुछ नहीं रहता है। इसका उपाय तो अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहेगी तभी होगा ना। यहाँ आके देखिए पानी की कितनी प्रॉब्लम्स है। रूम देखने जाओ 15,000 के नीचे बोल देते हैं रूम नहीं है, रूम नहीं है। अरे भाई कहाँ से लाएगा मिडिल क्लास फैमिली 15,000 में पूरा परिवार चलता है हम लोगों का। कल सिर्फ आधे घंटे की बारिश में वहाँ पे 12 से 13 फुट अगर पानी चला गया तो इसकी जिम्मेदार कौन है? वेयर इज द एमसीडी? कौन पार्लियामेंट्री हमारी बात सुनने आ रहा है? आप बताओ ना कौन है? हम सिर्फ मरने के लिए आ रहे हैं क्या यहाँ पे? 25-25 हजार रुपए हम अपना खेत बेच के आ रहे हैं, प्रवासी लोग हैं हम लोग। हम आपको बताने की कोशिश करते हैं वो बेसमेंट जहाँ पर छात्र पढ़ाई कर रहे थे, और उस बेसमेंट में जब बहुत तेजी से पानी भराया तो छात्र अपने आप को संभाल नहीं पाए। उनको समझ नहीं आया कि वो अपनी जान कैसे बचाएं, क्योंकि जो पानी का वेग था वो इतना तेज था कि आधे घंटे की बारिश में बेसमेंट में 7 से 8 फीट तक पानी भरा गया। ये देखिए अभी तो पानी की निकासी हो चुकी है, लेकिन ये वही बेसमेंट है जहां से पानी अंदर गया। यहाँ पे इतना सफोकेशन होता है और खासकर गर्मी में तो जो स्टूडेंट्स का बहुत बुरा हाल होता है। मतलब पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पाती है। और अगर आप ये सीवेज वाली बात करेंगे तो सर जैसे थोड़ी सी पानी गिरने पे ना सर घुटनों कमर तक पानी आ जाता है। कोचिंग्स की अगर हम बात करें तो करीब 2-2.5 लाख के करीब ऐसी फीस होती है कोचिंग की। उसके बाद महीने का 20,000 रुपये रहने खाने का यहाँ पे। राजेंद्र नगर की जिस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हुई, इस घटना से महज 18 दिन पहले ही इस बिल्डिंग को अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ये दर्शाता है कि कैसे मिली भगत से बिना किसी जांच किए नियमों की अनदेखी करके ये प्रमाण पत्र जारी किया गया था। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि बेसमेंट का इस्तेमाल लाइब्रेरी के तौर पर किया जा रहा था और इसमें बायोमेट्रिक एक्सेस दिया गया था। इससे पहले भी दिल्ली में छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर संचालकों की इन कारस्तानियों पर लगाम नहीं लगी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2022 में आदेश दिया था कि बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या कंपनियों के दफ्तर नहीं चल सकते। पिछले साल जून महीने में मुखर्जी नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। इस घटना में 60 छात्र घायल हुए थे। हादसे के समय कोचिंग सेंटर में 200 से 250 बच्चे मौजूद थे और कई छात्रों ने 3 मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई थी। इसी तरह 25 जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक कोचिंग सेंटर की 2 छत गिर गई थी। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, तो वहीं 13 अन्य लोग घायल हुए थे। व्यवस्थाओं को सुधारने का सपना पाले इन तमाम छात्रों को बदहाल व्यवस्था ही शिकार बना रही है। दिल्ली सरकार और एमसीडी को इस दिशा में बड़े कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो छात्रों का विश्वास ही व्यवस्था से उठ जाएगा। तापस भट्टाचार्य, सुशील ओझा, अजीत द्विवेदी, पराक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हुई विद्यार्थियों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली स्थित कोचिंग सेंटर में एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में हुई विद्यार्थियों की मृत्यु अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। इस दुर्घटना में असमय काल कवलित हुए जनपद अंबेडकर नगर की छात्रा के शोकाकुल परिजनों से मिलने और दिल्ली के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर उनकी हर संभव मदद करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान करें। केंद्रीय बजट 2024-2025 के महत्वपूर्ण पहलुओं पर अगरतला में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि देश में जनजातीय समुदाय के लिए बनाई गई योजनाओं पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में गरीबों के कल्याण, महिलाओं को सशक्त बनाने, युवाओं को कुशल और सक्षम बनाकर रोजगार देने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान योजना
देश के 63,000 गांवों को कवर करेगी और ये सड़क संपर्क, बिजली आपूर्ति, चिकित्सा सुविधा जैसी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर देगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देश भर में 25,000 ग्रामीण बस्तियों को कवर करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट पर उत्तर प्रदेश के आगरा में बजट संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा महामंत्री राधा रमण अग्रवाल और केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल ने किया। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बजट को सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में गति देने वाला बजट बताया। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही, लगभग सर्वप्रशंसनीय, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में रखी जाने वाली नींव है। सुदृढ़ पत्थर छात्रों, बच्चों, नौजवानों, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों, पशुओं, बीमारों, सीनियर सिटीजन्स, सबका ख्याल रखने वाला ये बजट है। भाजपा महामंत्री राधा रमण अग्रवाल ने केंद्र सरकार के बजट को गरीब, किसान, नौजवान, व्यापारी और महिलाओं का बजट बताया। गरीबों का बना बजट है, नौजवानों के लिए बना बजट है, किसानों के लिए बना बजट है, महिलाओं के लिए बजट है, देश के व्यापारियों के विकास के लिए, देश की अवस्थापना सुविधाओं को बहुत और पहले से अधिक बेहतर करने, देश की विकास की गति को तेज करने के लिए और देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बजट को लाया गया है। कर्नाटक के भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि भाजपा और जेडीएस के सभी वरिष्ठ नेताओं ने बेंगलुरु में मुलाकात की, जिसमें सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई। बीवाई विजेंद्र ने बताया कि एसटी विकास निगम घोटाला और ऐसे ही अनेक घोटालों को लेकर दोनों पार्टियां संयुक्त रूप से 3 से 10 अगस्त तक पदयात्रा निकालेंगी और इसमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। All the senior leaders from Bharatiya Janata Party as well as JDS discussed in detail the way corruption is taking place here in Karnataka under the leadership of Siddaramaiah ji. Both the parties have decided to take out Padayatra from Saturday, that is 3rd. B.S. Yediyurappa ji and H.D. Kumaraswamy will be present on that occasion. It will be a 7 days Padayatra. Padayatra will start on 3rd, it will commence on 3rd and conclude on 10th, that is Saturday. Our national leaders from Bharatiya Janata Party will also be present on 10th. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने नई दिल्ली में आयोजित राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिवसीय विषय बोध कार्यशाला में समापन भाषण दिया। उन्होंने सदस्यों से नियमों और प्रक्रियाओं समिति के काम और आचार संहिता के बारे में जागरूक होने का आग्रह किया ताकि वे एक प्रभावी सांसद बन सकें। 2 दिवसीय कार्यक्रम में डिजिटलीकरण और आईटी पर भी जोर दिया गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इन नए इनोवेशंस को हम कैसे अपनाएं और लाभ उठाएं, ये निश्चित रूप से इस 2 दिनों के आयोजन के बाद आपका कम से कम एक प्रायोरिटी का हिस्सा बनेगा आपके कामकाज का। सदन में रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस सर्वोपरि है। सदन के हम सभी सदस्यों को लेटर और स्पिरिट में इसका पालन करें तो किस तरह से इसका सार्थक असर होगा। एक महत्वपूर्ण काम है सरकार की जवाबदेही करना, हम सांसदों का तय करना। क्वेश्चन आवर और पार्लियामेंट्री कमेटी सरकार को जवाबदेह बनाए रखने के 2 शक्तिशाली पार्लियामेंट्री इक्विपमेंट और टूल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी सीयूईटी यूजी की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। फाइनल रिजल्ट और स्कोर कार्ड आधिकारिक वेबसाइट CUETUG.NTAonline.in पर भी चेक किए जा सकते हैं। यह परीक्षा 15 से 29 मई के बीच देश के 379 शहरों और देश के बाहर 26 शहरों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 14,99,790 परीक्षार्थी शामिल हुए थे।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माय भारत पोर्टल के प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में युवाओं के साथ बैठक की। रूस में ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय युवा प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। खेल मंत्री ने कहा कि युवाओं को हमारे देश की बेहतरी में योगदान देने और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बैठक में युवा मामले विभाग के सचिव और युवा मामले और खेल मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भारत ने श्रीलंका को दूसरे टी20 मैच में 7 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ भारत ने 3 टी20 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा टी20 मैच मंगलवार को खेला जाएगा। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुईस नियम के चलते भारत को 8 ओवर में 78 रन बनाने थे। भारत ने रिवाइज टारगेट 9 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।